बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मुहिम हमारा जो इलेक्शन कैंपेन है काफ़ी अरसा से चलता आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें इलेक्शन नज़दीक नज़र आ रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम से जगह जगह जाके हम पाकिस्तान के अवाम का साथ मांग रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात हैं जो अवाम पे एतमाद करती है, जिनका मंशूर, जिनका असूल ये कहता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। और यही वजह है कि मैंने अपना मंशूर बना के 10 नुकाती एजेंडा जो हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा है वो बना के मैं जगह जगह अपना मंशूर पे बात करता हूँ। पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई के जो मसले हैं, मैं समझता हूँ कि हमारा जो अवामी मुआशी मुआहिदा है वही हल है कि हम इन तमाम इश्यूज़ का मुकाबला कर सकें। और यही सियासत की मतलब होता है कि आप अवाम की खिदमत करें, आप अवाम का मसाइल का हल निकालें, आप अवाम का नुमाइंदगी करें, ना कि जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं ये नफ़रत और तकसीम की सियासत। उनकी सियासत तो अपने मंशूर पे नहीं, वो तो ज़ाती दुश्मनियाँ पे उतर आए हैं। और हम पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं कि 8 फरवरी को वो एक नई सोच के साथ थे, एक नई सियासत के साथ जो खिदमत, अवाम की खिदमत पे फोकस हो, अवाम के मसाइल का हल निकालने की उसका फोकस हो, ना कि ये जो उनका तकसीम और नफ़रत का सियासत है। मैं चाह रहा था एक जो हमारा सिंध का सबसे बड़ा इशू है, आपको मालूम है कि मैं काफ़ी देर से जो सैलाब मुतासरीन के नुकसान हुआ है, चाहे हमारा उनके घर का नुकसान हुआ, हमारे तालीमी इदारे 50% सिंध के इस सैलाब में उनको नुकसान हुआ, हमारे सड़कें, हमारे इरिगेशन निज़ाम, हमने तो पूरी दुनिया को अपील करके उनको साथ इकट्ठा करके हमने फाइनेंसेस भी बंदोबस्त किया था। हमने वफाक का फाइनेंसिंग बंदोबस्त किया था कि वफाक जो सिंध सूबा खर्च करेगा इन घर तामीर करने पे, हमारा स्कूल्स बनाने के लिए, वफाक हमारा बजट मैच करेगा। और मुझे यकीन दहानी दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सबके तरफ से कि इलेक्शन के सिलसिले में आपके सैलाब मुतासरीन के लिए जो काम चलता आ रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं होगा। मगर अफसोस के साथ आपको मैं बता रहा हूँ कि मुसलसल रुकावटें और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं। और जो लेटेस्ट मेरा रिपोर्ट है कि जो मेरे घर बनाने का मंसूबा था, जिससे हमने ख़वातीन को मालिकाना हकूक़ भी देना था, कि वो भी अब सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। और जो मालिकाना हकूक़ देने का सिलसिला था वो तो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो मैं एक बार फिर आपके सामने अपना और साथ साथ जो वफाक का फंडिंग था, जिसने सिंध हुकूमत का फंडिंग को मैच करना था, उसको भी रुकवाया गया। तो मैं इस पे एहतजाज भी करता हूँ और मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, सूबाई हुकूमत से, कि जो सैलाब मुतासरीन के काम हैं उसको आप ना रोके, वो जारी होना चाहिए। जितना इसमें आप डिले करवाएंगे उतना हमारा ख़र्चा बढ़ेगा, उतना नुकसान होगा सैलाब मुतासरीन का। तो ये मेरा एक जो सिंध का सबसे बड़ा मसला मैं आपके सामने उठाना चाह रहा था। दूसरा मेरा एक सियासी मसला है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब में इंतज़ामिया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो PTI के साथ इनके इश्यूज़ चल रहे थे उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं। नून लीग सियासत नहीं करना चाहते, मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहते, मुस्लिम लीग अपने मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। मेरे 7 से ज़्यादा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार को
تیر کا نشان سے محروم رکھا گیا ہے. میں آپ سب کو ان کا نام دے بھی سکتا ہوں یا میں بتا سکتا ہوں. ہمارا چکوال کا جو MNA کا امیدوار تھا اس کو محروم ہمارا نشان سے. ہمارا چکوال کا PP20 کا جو MPA تھا اس کو انہوں نے نشان نہیں دیا. PP21 کا جو میرا امیدوار اس کو بھی نشان نہیں دیا. NA59 ٹلگن سے بھی جو ہمارا امیدوار تھا اس کو بھی نشان نہیں دیا. ٹوبا ٹیک سنگھ سے PP119 کا میرا امیدوار کو انہوں نے نشان نہیں دیا. پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے اس کو نقصان نہیں دیا. اور جو میں الیکشن NA127 سے لڑ رہا ہوں اور میرے نیچے جو 5 صوبائی اسمبلی سیٹس لگتے ہیں پنجاب میں لاہور میں, وہاں کا PP163 کا امیدوار فیاض بھٹی صاحب اس کو بھی تیر سے محروم رکھا گیا. اس کو کسی کو کیٹل دیا گیا ہے, کسی کو کیا انڈیپینڈنٹ نشان دیا گیا ہے. اور یہ پورا کا پورا کام جو آروز ہے پنجاب میں نون لیگ کے دباؤ میں آ کے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. ہم الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر رہے ہیں, ہم عدالت میں بھی جائیں گے. مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نون لیگ کے ارادے ہیں, جو نون لیگ کا سیاست ہے, اب وہ جمہوری نہیں رہا. نون لیگ کے سیاست اب وہی پرانی سیاست ہے جس کا آپ سب عادی ہو. آپ سب کو تو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے 1990 میں, پھر 1992 میں اور 1992 میں اور 1997 میں اور پھر 2013 سے لے کے 18 تک کس طریقے سے ان کو حکومت میں لے کر آیا, کس طریقے سے انہوں نے اپنا حکومت چلایا. تو ان کا ارادہ یہی ہے کہ یہ اسی طریقے سے اسی تسلسل کو انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے, ان کے سازشوں کو ناکام کروائیں گے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو وفاق میں بنائیں گے. ہمارا جو آگے کا کچھ دنوں کا جو میرا انتخابی مہم کا سکیجول ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, پاکستان کے عوام سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. کہ آپ کو معلوم ہے کل ہم نصیر آباد اور خیرپور کے انتخابی جلسے سے ہم نے خطاب کیے. آج میں قمر شداد کوٹ میں ہوں. کل انشاءاللہ تعالی لارکانوں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہے اس پہ میں ایک پورا لانچنگ رکھ رہا ہوں, اس پہ پورا تفصیلی بریفنگ انشاءاللہ تعالی رکھوں گا. پھر ہم اپنا الیکشن مہم کے سلسلے میں 17 جنوری کو میں بدین اور سانگر جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کیمپین چلاؤں گا. 18 جنوری کو میں نوشہر و فیروز اور دادو پہنچوں گا. وہاں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن کیمپین چلائیں گے, ہمارے جلسے ہوں گے. 19 جنوری کو ہم انشاءاللہ تعالی رحیم یار خان جنوبی پنجاب پہنچیں گے. میں رحیم یار خان کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا 19 جنوری کا جو جلسہ ہے اس میں شامل ہو اور پورا پاکستان کو دکھائے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی 20 جنوری کو کوٹ ادو میں مظفر گڑھ کا حصہ ہوتا تھا, ہم جنوبی پنجاب میں وہاں اپنا جلسہ رکھیں گے. میں وہاں کا عوام کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اب مقابلہ تیر اور شیر کا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب کے عوام ایک بار پھر تیر کے ساتھ دیں گے اور شیر کا شکار کروائیں گے. اور جو ہمارا 21 جنوری کو ہمارا لاہور میں جلسہ ہے, تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہنے والے لاہور کے شہری کی دعوت دیتا ہوں کہ آئے 21 جنوری کو لاہور کا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں شریک ہو ہمارے ساتھ. تو میں اپنا منشور آپ کو بتاؤں گا, اپنا پاکستان کے لیے جو ہم
मुआशी बुरान से पाकिस्तान को निकालना चाह रहे हैं, इस गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का मुकाबला करना चाह रहे हैं, उसके बारे में मैं लाहौर के अवाम को बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद ऑप्शन है जो ना सिर्फ नून लीग का मुकाबला करके उनको हरवा सकता है, मगर पूरा मुल्क को जोड़ के इस नफ़रत और तकसीम की सियासत को दफन करके हम आगे बढ़ सकते हैं और तमाम मसाइल का हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ऐसी कोई कुव्वत नहीं है जो इलेक्शंस को डिले करना चाहेंगे। अब सब को यही करना चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक फरवरी 8 को पत्थर की लकीर हमारा जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा था इलेक्शंस होंगे। जिनका ये गलत फहमी था कि इलेक्शंस नहीं होंगे उनको नुकसान होगा, जिनका कोशिश था कि इलेक्शंस डिले करवा दे उनका नुकसान होगा, जिन्होंने भागने की कोशिश किया इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को तीर पे थप्पा लगा के भरपूर जवाब पाकिस्तान के अवाम देंगे। आप इसके पास नेक्स्ट बहुत मसले हम काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। एक तो कल अपना अवामी मुआशी मुआहदा के मुताबिक जो मैं 10 नुकात का जिक्र करता आ रहा हूँ वो तो मुल्क भर का हमारे वादे हैं, और अगर इस मुल्क के अवाम हमें यह मौका देता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो तमाम 10 नुकाती एजेंडा पे हम अमल दरामद करेंगे। ऑफ कोर्स इसलिए कंबर शदात कोट मेरा अपना इलाका है, मैं ख़ुद चाहता हूँ कि यहाँ मेरा काफ़ी एम्बिशियस एजेंडा है कि मैं क्या क्या काम करवाना चाह रहा हूँ। अभी हमारा मीटिंग्स भी हो रहे थे तो मैंने अपने पार्टी के नुमाइंदों को कहा कि अगली बार इंशाअल्लाह ताला जो भी बजट बनेगा, चाहे वो कंबर शदात कोट का हो या किसी भी इलाका का हो, ये बजट अब इस कराची में नहीं, हम आपके पास आके अवाम के साथ खुली कचहरियाँ रख के फ़ैसले करेंगे कि ये उनका वसाइल है, उनका हक है कि हमें बताएं कि वो क्या क्या मंसूबे चाहते हैं। मेरे तरफ से जो मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रायोरिटीज़ होना चाहिए, स्टार्ट की जो मेगा प्रोजेक्ट्स है, एक तो ऐसे हैं जो कि वफाकी हुकूमत के साथ मिलके ही हम कर सकते हैं। एक हमारा इरिगेशन निज़ाम का टेल एंड तक पानी पहुंचाने के लिए जो हमने बेहतरी लेकर आना है, साथ साथ जो हमारा बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर है वहाँ में जैसे हमने डरावत डैम बनाया था वैसे मैं एक ऐसा डैम बनाना चाह रहा हूँ ताकि मैं हम अपने अवाम को ना सिर्फ अगर सैलाब खुदा न खास्ता फिर से होता है तो उनको बचा सके, मगर हम वो पानी को भी बचा सके और उसका गरीब अवाम को फ़ायदा पहुँचा सके। आपको मालूम है कि हमने लड़कानों में, चाहे वो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो सेहत के इदारे हैं, मुफ्त इलाज के NICVD हो, SIUT का डायलिसिस सेंटर हो, एक्सेट्रा, चाइल्ड लाइफ का इमरजेंसी ER का जो फैसिलिटी है हमने वो तो शुरू किया है। मैं चाहूँगा कि हम कंबर शदात कोट में भी इसी किस्म का आहिस्ता आहिस्ता जो मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स हैं वो भी तामीर करें। जो हमारा एजुकेशन, मैंने CM साहब को पिछले हुकूमत में भी कहा, हमारा ये प्लान है कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में या कोई कैंपस या कोई यूनिवर्सिटी कायम करना है। जो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होगा वो सैलाब मुतासरीन का काम मुकम्मल करने का। अपना जो 20 लाख घर बनने जा रहे हैं जिनका मालिकाना हकूक़ भी ख़वातीन को मिल रहा है वो मैं मुकम्मल करना चाहूँगा पहले। फिर जो हमारा एजुकेशन का निज़ाम को नुकसान हुआ है उसको मैं फ़िक्स करना चाहूँगा। उसके बाद जो सड़कें और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान हुआ है उस सैलाब की वजह से उनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। कंबर शदात कोट के जो एक इशू हमारे पास रहा है कि 2010 में भी 2011 में भी सैलाब आया तो भाई सब कुछ को उसने नुकसान पहुंचाया। एक बार फिर से हमने बनाना शुरू कर दिया तो फिर उससे भी बड़ा एक
سیلاب آیا ہے اس کا نقصان، اس کا اثرات ہمارا انفراسٹرکچر پہ، ہمارے سڑکوں پہ، ہمارا اریگیشن نظام پہ، وہ تو اپنی جگہ، مگر انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہ تمام مسائل کو ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم ایڈریس کر سکیں. سر آپ. میرا نام ثابت شاہ ہے اور میں جی شاہ صاحب. لاڑکانہ کمبل شہرات کو اچھا. بڑی خوشی ہوئی ہے. تھینک یو سر. میرا کوشچن یہ ہے سر کہ آپ نے ابھی اپنے منشور کا جو اعلان کیا ہے اس میں دو چیزیں نمایاں ہیں کہ آپ حکومت میں آنے کے بعد لوگوں کی تنخواہ ڈبل کر دیں گے اور 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال خراب ہے اور ہم قرضوں کے قرضے لینے پر مجبور ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی نے اس ایشو پر کام کرنے کے لیے کوئی ایسی بات پر غور کیا ہے کہ جس سے ملک کی معاشی حالات اس قابل ہو جائیں کہ یہ سہولت آپ لوگوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں پاکستان کے عوام پہ اس طریقے سے انویسٹ کرنا پڑے گا. پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے مجھے اس پہ اعتراض ہے. ہمارا جو طریقہ کار ہے، چاہے وہ مشرف ہو، چاہے وہ نواز ہو، چاہے وہ عمران ہو، وہ یہی ہے کہ اشرافیہ کو سہولت پہنچا دے اور کسی جادو کی طریقے سے وہ اشرافیہ کو جو آپ نے فائدہ پہنچایا وہ نیچے آ کے غریب عوام تک پہنچے گا. آئی تھنک ہم نے اب یہ ثابت کر لیا ہے کہ وہ ماڈل فیل ہو چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ عام آدمی پہ انویسٹ کریں. آپ جو نچلے طبقات ہے، جو پسماندہ طبقات ہے، آپ ان پہ انویسٹ کریں. اتنا ہی انویسٹ کریں جتنا آپ نے اشرافیہ پہ انویسٹ کرنا تھا، اور اس کا جو اثرات ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے پاکستان کی معیشت پہ، وہ اس سے بہتر ہوگا. اس کام کو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وسائل موجود ہیں، مگر مشکل فیصلے لینے پڑیں گے. ان میں سے دو تفصیلاً میں تو کل کہوں گا، آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ہمارے منسٹریز ڈیوالو نہیں ہوئے وفاق کے 18ویں ترمیم کے بعد، تقریباً 17 وزارتیں ہیں جو کہ اب ڈبل چل رہے ہیں اور کام نہیں کرتے، مگر صوبے میں بھی وہ وزارتیں ہیں، اوپر بھی وہ وزارتیں ہیں. تو اگر ہم ان وزارتیں کو بند کرتے ہیں تو میں سالانہ 300 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ بچا سکتا ہوں. اشرافیہ کو، انرجی سیکٹر کو، فرٹیلائزر سیکٹر کو، اور بہت سے جو ہمارا اشرافیہ ہے ان کو ہم سالانہ 1500 ارب روپیہ سبسڈی میں دلواتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی پیسہ اگر ہم اشرافیہ کا بجائے وزارت اسلام آباد میں چلانے کے بجائے اپنے پاکستان پہ عوام پہ خرچ کرے، ان کو 300 یونٹ مفت بجلی سولر کے تھرو دلوا دے، ان کو یوتھ کارڈ کے تھرو، مزدور کارڈ کے تھرو، کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی وہ پیسہ پہنچا دے، تو نہ صرف پاکستان کے عوام کو ہم مہنگائی، بے روزگاری اور غربت جو ان کے سب سے بڑے مسئلے ہیں ان سے کچھ تحفظ دلوا سکتے ہیں، ان کو کچھ مدد پہنچا سکتے ہیں، مگر ہمارا معیشت کو وہ فائدہ ہوگا کہ نیچے سے اوپر تک یہ انویسٹمنٹ پورا پاکستان کی معیشت کو میرا خیال میں فائدہ پہنچائے. ظفر صاحب. میرا نام محمد سفر مکان ہے اور میرا تعلق آپ کے ہلکے کے پریس کلب سے. عوامی سوال ہے جو موقع کی نسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے بتایا کہ اس حلقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کے بانی ایک مرتبہ انتخابات لڑ کے کنٹسٹ ہوئے، اس کے بعد 4 مرتبہ شہید علی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہاں سے جو انتخاب لڑے. 2 مرتبہ وہ اپوزیشن میں رہی اور 2 مرتبہ وہ پرائم منسٹر بنی. تو بات کرتے ہیں قمر شاداب کی. میں بیرو خان کی بات نہیں کروں گا، بیرو خان میں مسئلہ آتا ہے. مسلسل 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چلتی آ رہی ہے، تو آج بھی قمر شاداب پور ضلع میں آپ صحت کی سہولیات دیکھیں، تعلیمی ادارے دیکھیں اور جو سڑکیں دیکھیں، تو یہ سارا کچھ جو نظام دھرم برم لگا پڑا ہے. آج بھی ایسے لگتا ہے کہ قمر شاداب پور کے جو لوگ ہیں وہ آج سے جیسے 1-2 صدی پچھلے والے زمانے میں رہتے ہیں. اور برسات میں بھی اس ضلع کا بہت سارا نقصان ہوا ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی 15 سال سے مسلسل وہی نمائندے ہیں جن کو ٹکٹیں دیتی آ رہی ہے اور وہی منتخب ہوتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، پھر ایوانوں میں جاتے ہیں، عوام کو بھول جاتے ہیں. تو اب کیا پلاننگ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ اگر اس مرتبہ بھی جیسے کہ ہمارا ضلع پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے اور اس مرتبہ بھی وہی جو نمائندے وہ جو جیتیں گے، تو ہمارے ضلع کے لیے
यहाँ जो लोग रहते हैं उनको सेहत की सहूलियात नहीं है, तालीम की सहूलियात नहीं है, रोड रास्ते नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, सफाई नहीं है। वीरो खान की हॉस्पिटल है, मैडम फरियाद तारपुर ने जब वो यहाँ की MNA थी तो उन्होंने दी थी 100 बेड की, उसको 10 साल हो गए अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई। वीरो खान में पार्क नहीं है, हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर नहीं है। तो ये सारे मसले जो हैं तो उनके हवाले से मेरा ये माधव के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरा सवाल है, तो इस पर आप थोड़ा। थैंक यू, आपका सवाल का शुक्रिया। मेरे ख्याल में हम रिपीट नहीं करते हैं और एक नया नुमाइंदा आया है आपके पास। अब मैं इलेक्शन यहाँ से लड़ रहा हूँ और मैं ख़ुद यहाँ के अवाम के मसाइल का हल निकालूँगा। ऑब्वियसली जो सैलाब चाहे वो 2000 ये जो पिछले सैलाब हुआ या उससे पहले जो भी सैलाब आए, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका होता है वो हमारा कंबर शहदादपुर होता है। ये बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान जो पहाड़ हैं वहाँ से पानी आके तबाही, आपका चाहे वो सेहत का निज़ाम हो, चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपका इरिगेशन हो, लोगों के घर हो, उनका ज़राअत माल मवेशी सब तबाह हो जाता है। हमने तो 2010-11 के बाद जो बंद बनाए थे, जो फ्लड रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, उस लिहाज से किया था कि चले इस सैलाब में पानी इस लेवल तक पहुंचा है तो हम उसको डबल कर देते हैं। इंशाल्लाह ताला आगे जाके जो है वो जो आने वाला कुदरती आफत है उसको भी रोक जाएगा। अफसोस के साथ कि वो उससे भी ज़्यादा था और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका मतलब ये है कि काम नहीं हुआ है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम जब ये मौसमी तब्दीली जो है वो पाकिस्तान के, चाहे वो हमारा कंबर शहदादकोट हो, आप इधर जाके जैकोबाद में मौसमी तब्दीली का असरात देखें। अब आपको अपना पूरा डेवलपमेंट का जो पाकिस्तान का तरीक़ेकार है उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि अब हमें इन चीज़ों को प्रायोरिटी देना है। मैं समझता हूँ कि इसका हल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत पर बने ताकि हम इस जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं वो एड्रेस कर सकें। जहाँ तक सेहत और तालीमी इदारे की बात है उसका तो मैंने ज़िक्र कर लिया है। मेरा अपना इरादा है कि हम इस पे काम करें। हम तो इसके साथ साथ जो आपका बल्दियाती निज़ाम है उसमें भी बेहतरी लेकर आना चाहते हैं। जो हमारा सफाई का निज़ाम है उसको भी बेहतर करना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि हमने लड़कानो शहर में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम मैं लेकर आया हूँ, आपके चैनल्स पे ख़ास तौर आप जैसे सहाफ़ी हमेशा उस कचरा पे फोकस करते थे और कहते थे कि देखो लड़काना शहर का क्या हाल हुआ। तो मैंने 1 साल के अंदर या चंद अरसा के अंदर वो ऐसा निज़ाम लेकर आया हूँ कि लड़कानों का हर घर में जो हमारा शहर है वो हर घर में सुबह हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग पहुँचते हैं और घर से उनका कचरा उठाता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लड़काना का एक किस्म का तब्दीली इस मंसूबे के नतीजे में आया है। और मैं चाहूँगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको इधर कंबर शहदादकोट में पहले आपके शहर से फिर आगे जाके जैसे पैसा मिलता है हम उसको पूरा डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे। तो चाहे वो छोटे जो नेशनल के लिए इतना बड़े इशू नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे गली मोहल्ले के इश्यूज़ है वो भी हम हल करना चाहते हैं। जो हमारा सीरियस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं उनका हल निकालने के लिए वो भी हम करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा यहाँ के अवाम का ना सिर्फ काम किया, उनका नुमाइंदगी की है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना ज़मीन यहाँ के गरीब अवाम को दिया था। यहाँ लड़कानों से लेके जैकोबाद तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़मीन था। उसने अपने गरीब किसान को वो ज़मीन दिलवाया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो ख्वाब था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो सदर ज़रदारी ने उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया और कंबर शहदादकोट से लेके कश्मीर तक के ख़वातीन को माली मदद आज तक मिल रहा है। कैसे कह सकते हैं कि क्या काम किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? हमने जो पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम SRSO के साथ मिलके शुरू किया, जिससे हम ख़वातीन को बिला सूद कर्जा दे के उनको मुआशी तौर पर मजबूत कर रहे हैं। गरीब तरीन औरतों अपने कारोबार शुरू कर रहे हैं और ये सिंध भर में ये सिलसिला चल रहा है। मैं चाहूँगा इसमें हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें।
ज़्यादा गरीबों को इसका फ़ायदा पहुंचाया जाए। पिछले 5 साल में काम भी हुआ है लेकिन मसले भी बहुत ज़्यादा थे। एक तरफ आपका कोविड का वबा जो 100 साल के बाद एक ऐसा वबा आया जिसका नुकसान हुआ, उस टाइम पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया लोगों को मदद पहुंचाने में गुर्बत की जो है या सेहत का जो है उसको कॉम्बैट करने के लिए 2020 का फ्लड आया, 2023 का फ्लड आया। इमरान खान जैसा हुकूमत था, अदी फरियाल तापुर जिसका आपने जिक्र किया, ये बात आप भूल गए कि खान साहब ने अदी फरियाल को हॉस्पिटल से घसीट के जेल में बंद किया था। तो अब इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 के बाद ये मसले नहीं होंगे और हम इससे भी ज़्यादा काम कर सकेंगे। जहाँ तक इंतखाबी निशान हैं, वैसे तो उसूली तौर पे हम नहीं चाहेंगे कि किसी सियासी जमात को अपना इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए, मगर हम सब देख रहे थे 2 दिन से कि किस तरीके से अफसोस के साथ, मैंने पहले भी कहा कि जहाँ तक पीटीआई के कारकुन हैं, मेरा तो बहुत हमदर्दी है इनके साथ कि ये हुआ क्या है। इनके जो लीगल टीम अदालत में पेश हुआ, उनको कहा गया एक दिन पहले कि आप हमें वो कागजात लेकर दे जिससे आपने फ़लाँ मेंबर्स को पार्टी से आउट किया, जो भी उनका लीगल डॉक्यूमेंटेशन था वो ना दे सके। इन्होंने अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया, वो इंटर पार्टी इलेक्शन उन्होंने सही तरीके से नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अदालत को ब्लेम करना चाहते हैं, उनके अपने अंदर देखना चाहिए कि कहाँ कुठाई हुआ, किससे कुठाई हुआ, जिससे अब उनका और उनका जमात का नुकसान हो रहा है। जहाँ तक ये अदालत का फ़ैसला जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़े वाज़े किया जब से वो वज़ीर आला किया, जब से वो चीफ़ जस्टिस बना। ही इज़ बिन वेरी क्लियर कि वो सियासी फ़ैसले ने कानून पे अमल दरामद करते हुए फ़ैसले देंगे। अगर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा एक सियासी फ़ैसला देना चाहते थे तो वो कानून के एक तरफ रख के एक सियासी फ़ैसला दे सकते थे, मगर वो ये रवायत तोड़ना चाह रहा था। जहाँ तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है, वो केस जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब एक बार फिर सुन रहा है। जहाँ तक जनरल मुशर्रफ का केस था, उस केस में भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अब अपना फ़ैसला सुना दिया है। मैं लीगल तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर जहाँ तक मैंने जो टीवी पे देखा, मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है कि पूरा मलबा वो सुप्रीम कोर्ट पे डालना चाह रहे हैं। इस इशू में इनके अपने कुठायाँ हैं। अब तो इलेक्शंस हो रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम से मेरा यही अपील है कि हमने अब इस मौका को ज़ाया ना होने दे। आपके पास 2-3 हफ्ते हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोग मायूस होंगे, कुछ लोग अपसेट होंगे, वो चाहेंगे कि शायद इस इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं लेना चाहेंगे या जो भी उनका रद्द-अमल हो। मेरा अपील ये है कि पाकिस्तान के अवाम को भरपूर तादाद में और पूरी तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। अब मुकाबला आप सही कह रहे हो, तीर और शहर का निशान का नून लीग के दरमियान होगा। और मैं तमाम सियासी जमातों के कारकुन से अपील करता हूँ, इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स से अपील करता हूँ कि अब अपना वोट ज़ाया ना करें। इस इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, तीर के साथ थे। इंशाअल्लाह ताला हम इस जो चौथी बार वाला साजिश है उसको नाकाम करवाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अब मैं आपका एमएनए बनने जा रहा हूं, तो हमारा जो सिटिंग्स होंगे, हमारा जो इंटरेक्शंस होंगे वो बढ़ते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।